नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों से, और वो आपको कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर ढेर सारी जानकारी मुहैया कराते हैं। तो कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर नीना चौहान जी, जो वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा शिमला में। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैम, जैसे आज का हमारे जो कार्यक्रम का विषय है वो है सेब में फल का विरलन, वानस्पतिक विकास एवं फलन में संतुलन। तो मैम, विरलन की बात अगर हम करें, जिसको फ्रूट थिनिंग भी बोलते हैं, तो ये क्या है मैम, और इसका क्या महत्व है अगर हम सेब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? फ्रूट थिनिंग जो है, अगर हम बात करें किसी भी फल में, चाहे वो सेब हों या टेम्परेट फ्रूट प्लांट्स हैं, तो इसमें जो है फ्रूट थिनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसका एक थिनिंग का मतलब जैसे हम समझते हैं कि जो फ्रूट हैं बहुत ज़्यादा लगे हैं, उनमें से कुछ फ्रूट को निकाल देना, कि रिमूव करना, पार्शल रिमूवल करना फ्रूट्स का। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं, और हम यहाँ जैसे स्पेसिफिकली हम सेब की बात कर रहे हैं, इसमें जो है वो अल्टरनेट बेयरिंग की प्रॉब्लम है। तो अल्टरनेट बेयरिंग का मतलब है कि एक साल जो है वो क्रॉप बहुत अच्छी आएगी, और जो दूसरा साल है उसमें क्रॉप जो है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि पहली साल बहुत अच्छी क्रॉप थी तो उसमें बहुत ज़्यादा फल लगे होंगे। तो जो अगर हम बात करें एक मार्केट वैल्यू की, तो उसमें जो है वो क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है। तो इस जो फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो थिनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सेब बहुत ज़्यादा लगे होंगे, जैसे मैंने अल्टरनेटिव बेयरिंग की बात की, तो ऑन ईयर और ऑफ ईयर इसमें रहता है। तो ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा फल लगे होंगे, तो जब इसमें बहुत ज़्यादा फल लगे होंगे तो उसमें क्या होगा, फल जो है बहुत छोटे आकार का रह जाएगा, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो है एक जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्वालिटी फ्रूट जो है वो मार्केट में बिकता है। तो क्वालिटी अगर हम सेब की बात करें, उसमें जो है सेब का साइज़ और जो कलर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो है वो थिनिंग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट तो रहता है। मैम, जैसे हम सेब की बात कर रहे हैं, आजकल जैसे कुछ समय में फ्लावरिंग जो है वो आ गई है, फूल भी हो चुके हैं और कुछ जगह सेट भी हो चुके हैं फ्लावर्स। तो मैम, आजकल इसका क्या सही समय है जब हम विरलन की बात करते हैं या थिनिंग की बात करते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे जो बागवान हैं वो क्या करते हैं कि अपनी तरफ से होता है कि हमने थिनिंग कर ली है, लेकिन जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही समय पे कार्य करना। तो इसके लिए क्या होता है कि सेब में जो है, अगर हम बात करें फुल फ्लावरिंग से लेकर जो 40 दिन होते हैं फल विकास के, वो थिनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस समय में क्या होता है कि जो फ्लावरिंग, जैसे हम फुल ब्लूम की बात करते हैं, उसके बाद का जो एक महीना होता है उसमें जो है जो नंबर ऑफ सेल हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, सेल डिवीजन होता है, और जो थिनिंग है इस सेल डिवीजन से ख़त्म होने से पहले हो जानी चाहिए। तो इसलिए जो है फुल ब्लूम से लेकर जो आगे के 30 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अगर थिनिंग हो गई तो जो क्या कहते हैं सेब का जो आकार है उसके बढ़ने में जो वो योगदान देता है, और अगली साल की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है थिनिंग का, एक तो क्वालिटी फ्रूट तो हमारा है ही है, दूसरा है रिटर्न ब्लूम, कि जो अगली साल की क्रॉप है वो भी लेनी। तो इसलिए जो है वो 30 दिन जो है फ्लावरिंग से लेकर फुल ब्लूम से जो अगले 30 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 30 दिन, उन 30 दिनों में जो है वो थिनिंग हो जानी चाहिए। पर जैसे ही अगर मान लो उससे ज़्यादा का समय चला जाए या वॉलनट स्टेज तक जो है वो फ्रूट पहुंच जाए, तब हम थिनिंग करते हैं, तो क्या होगा कि मैक्सिमम जो सेल डिवीजन है वो हो चुका है तब तक, क्योंकि उसके बाद जो है वो उन सेल की सिर्फ एनलार्जमेंट होनी है, तो वो जितने होंगे वो उस हिसाब से ही होगा। तो इसलिए अगर उस टाइम पे वो जो थिनिंग है वो हो गई, तो वो उसके आकार बढ़ाने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दूसरी बात जो हम रिटर्न ब्लूम है, क्योंकि जब थिनिंग का 2 एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, रिटर्न ब्लूम अगली साल की क्रॉप लेना, और जो इस साल की क्रॉप है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। तो अगर हम 40 दिन या 30 दिन के बाद उसको करते हैं, तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट ईयर की फ्लावर बड डिफ्रेंसिएशन है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो फ्लावर बड जो है वो अगर नहीं बना तो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप वो हैम्पर करेगी। तो रिटर्न ब्लूम में वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगा जितनी हम लेट थिनिंग करते हैं। तो इसलिए जो शुरुआती के फ्लावरिंग से लेकर जो नेक्स्ट 30 to 40 डेज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है जब ये थिनिंग हो जानी चाहिए। जी, तो मैम, जैसे थिनिंग की आप बात कर रहे हैं, तो जो किसान है वो इसे किस तरह से करे, इसकी विधियां किस किस प्रकार की हैं, तो कृपया उसके बारे में बताएं।
अगर हम बात करें जो एक बहुत ओल्ड विधि है या ट्रेडिशनल विधि है तो वो हैंड थिनिंग है। पहले जो है वो हाथ के द्वारा जो है वो आप फल को मतलब क्रॉप देख के जो है वो प्लांट में आप उसको थिन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पर अगर हम देखें हाई डेंसिटी प्लांटिंग आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है। तो इस हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या है, प्लांट छोटे हैं तो वो एक ईजी है आपको मैनुअली करना, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड जो सीडलिंग पे डिलीशियस वेराइटीज़ लगी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लेबोरियस हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है फ्रूट हाथ से ही फ्रूट को थिन करना। लेकिन हाथ से थिनिंग में एक चीज़ ये रहती है कि आप प्रिसाइजली कर सकते हैं कि आपको कितना फ्रूट चाहिए। आप देख के कि अगर जैसे हम बात करते हैं क्लस्टर है, उस क्लस्टर में 5 फ्लावर्स होते हैं, तो उन 5 में से आपको कितने रखने हैं। एक तो वो इस बात पे निर्भर करेगा कि एक पूरी उस टहनी में जो क्लस्टर है वो कितनी दूरी पे हैं। अगर मान लो 5 से 7 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं और उसमें पूरे 5 फ्रूट लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है हमें वो थिन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हैंड थिनिंग हाई डेंसिटी प्लांटिंग में तो हम उसको कर सकते हैं, बेशक थोड़ा सा लेबोरियस है। इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो है केमिकल थिनिंग। केमिकल थिनिंग में जो है वो PGRs, जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ये जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं थिनिंग के लिए। तो अलग अलग हैं, जैसे इनके मतलब केमिकल 2 मेथड्स हैं, हैंड थिनिंग हम कहेंगे और केमिकल थिनिंग जो है, इनके माध्यम से जो है हम वो फलों का वितरण कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने रासायनिक विधि कही मैम, जो केमिकल्स कहे, तो उसमें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, क्योंकि वो तो पौधे में ऐसे भी होते हैं जी खुद भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन से इस तरह के PGRs डालते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को भी हेल्प करते हैं और उसके जो साइज़ है फल का उसको भी इम्पेक्ट करते हैं? इसमें जो है अगर हम बात करें थिनिंग के लिए, जैसे ऑक्सिन्स हैं या इथेफॉन है या साइटोकाइनिन है, इन सब का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पर इनकी टाइमिंग्स या इनकी कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग रहती है। और एक समय में जो है, जो हमारा ये क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा में स्थित है, यहाँ पे जो है वो गोल्डन डिलीशियस या रेड ग्लोड या जो डिलीशियस वैरायटी है, इन पे जो है वो कार्य किया गया था थिनिंग के लिए। तो जो NAA नेफ्थलिन एस्टिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ऑक्सिन है, इसको जो है जब सेटिंग हो जाती है, पेटल फॉल पंखुड़ी जब गिर जाती है, उसके बाद जो है वो 7 या 15 दिन के बीच में जो है इसका स्प्रे हो जाना चाहिए। और इसके लिए जो है वो 10 ppm है, प्लेनोफिक्स के नाम से आता है, उसकी स्प्रे जो है वो रिकमेंड की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसमें जो है जनरली हम 1 ml डालते हैं 4.5 लीटर में, और अगर जैसे हम ड्रम की बात करते हैं जिसमें 200 लीटर पानी रहता है, तो उसमें जो है 45 ml हम प्लेनोफिक्स का डालेंगे 200 लीटर पानी में, और उसको जो है पंखुड़ी गिरने के पेटल फॉल के बाद हफ्ते से 15 दिन के बीच में जो है हम उसका स्प्रे कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो थिनिंग में हेल्प करता है। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि ये जो केमिकल्स की रिकमेंडेशंस है, एक तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा जाहिर तौर पे अप्रूव की जाती है कि, और एक रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो है किसान को वो डालना चाहिए। तो जो ये जो रिकमेंडेशंस है मैम, ये सभी जो वैराइटीज़ हम कहें सेब की हो चाहे दूसरे स्टोन फ्रूट्स हैं, तो उनके लिए मैम सेम तरह की रिकमेंडेशंस होती हैं कि अलग अलग हिसाब से चलता है? जैसे आपने अभी 10 ppm का भी जिक्र जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिलीशियस वैरायटी के लिए इस पे काम किया गया था, तो कभी कभी क्या होता है कि वैरायटी वाइज भी रहता है कि एक पर्टिकुलर वैरायटी के लिए कि वो है अलग कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सेम कंसंट्रेशन इफेक्टिव नहीं रहती है। तो जिस तरह से मैंने कहा अगर फ्यूजी होगा तो उसके लिए थोड़ा अलग इस पे अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है, पर कहीं ना कहीं जैसे डिलीशियस जो हमारी अभी तक की जो है मेन एक डिलीशियस वैरायटी के ही ऑर्चर्ड्स हैं, मेनली वही लगाए गए थे, तो उनके लिए जब अनुसंधान किया गया था तो डिलीशियस प्रजातियों के लिए यही था कि आप इसका 10 ppm का जो है वो स्प्रे करके जो है इसका फल का विरलन आप कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं वैरायटी वाइज थोड़ा सा डिफर करता है। जी, तो जैसे मैम आपने अल्टरनेटिव बियरिंग की बात की, जिसमें हर तीसरे साल में फलन आता है, तो इसका मैम किस तरह से प्रभाव पड़ता है अगर उपज की बात करें हम? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप थिनिंग कर देते हैं, कई बार किसान की जो है क्रॉप कम आ गई, तो उस टाइम उसने अगर थिनिंग कर ली तो उसकी क्रॉप और कम हो जाती है, क्योंकि बीच वाला सीजन तो उसमें तो कम रहती है जो दूसरा साल रहेगा, तो उसमें मैम कैसे इसको संतुलन बनाया जाए? फ्रूट थिनिंग इसीलिए ये एक बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस मानी गई है, जो फार्मर अगर कहें तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जब एक फसल लग गई है कि इसे कैसे निकालें, मतलब खुद से काटते नहीं है मतलब उनको बहुत ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब वो देखने में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक नंबर में एक तरह से वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा अभी कि जो ये ऑल्टरनेट बेयरिंग है, इसमें जो है वो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप भी प्रभावित होती है। और क्या होगा कि आपको तीसरे साल क्रॉप मिल रही है, और जो तीसरे साल भी क्रॉप मिल रही है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। गुणवत्ता जैसे अब बहुत ज़्यादा सेब लगे हैं एक साल में,
अच्छी क्रॉप है, लेकिन उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा फल लगेगा उसका साइज़ उतना छोटा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे फूड पार्टीशनिंग की हम बात करते हैं तो वही जो जितना है वो ज़्यादा नंबर में बंट रहा है, तो उसमें क्या होगा, साइज़ बहुत छोटा रह जाएगा और छोटे साइज़ की जो है वो मार्केट वैल्यू नहीं है उसका, जो उस हिसाब से जो है वो एक बागवान को जो रेट है वो बहुत कम मिलेगा और उसका जो है क्योंकि साइज़ के आधार पे और कलर के आधार पे मेनली है। अब बहुत सारी क्रॉप लगी है, फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका सेब लगा है उतना ज़्यादा उसमें सीड होगा, ठीक है, और उसमें जो है वो जीए सिंथेसिस होता है और वो जितना ज़्यादा सीड होगा उतना ज़्यादा जीए सिंथेसिस होगा और वो नेक्स्ट ईयर जो जीए है वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जो फ्लावर बड फॉर्मेशन है उसको हैम्पर करता है, उसको रोकता है। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर है वो आपकी बिल्कुल भी क्रॉप नहीं आएगी। जैसे अगर हम जैसे बागवानों के बगीचों में जाते भी हैं कि क्रॉप कम क्यों है, क्योंकि जी लास्ट ईयर ज़्यादा थी पर उन्होंने थिनिंग नहीं की थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रिटर्न ब्लूम के लिए एक रेगुलर क्रॉप के लिए हर साल हमारी एक रेगुलर क्रॉप आए और एक गुणवत्ता वाली भी जिसकी फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए जो है वो थिनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ एक ऑन ईयर जाएगा, एक ऑफ ईयर जाएगा। जो ऑन ईयर में भी है उसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फल कम होगा, साइज़ बहुत बड़ा बनेगा, उसकी भी मार्केट वैल्यू नहीं है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, और कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो कम रहेगी। तो जो है अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, उसको रेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो है वो थिनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो जैसे मैम हम थिनिंग की बात कर रहे हैं तो हम जब हम थिनिंग करते हैं, जब किसान को जाना चाहिए थिनिंग की ओर, तो उसका कोई साइज़ का कोई पैमाने होते हैं कि कितने साइज़ का जो है फ्रूट होना चाहिए, या फिर क्या फ्लावरिंग स्टेज पे भी क्या उसको थिनिंग कर सकते हैं? फ्लावरिंग स्टेज पे भी नॉर्मली क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट थिनिंग जो है वो दोनों ही रिकमेंड की जाती है, लेकिन फ्लावर थिनिंग में क्या रहता है कि फ्लावरिंग अच्छी होगी, आपने पहले ही जो है नॉर्मली अगर एप्पल की हम बात करें उसमें एक किंग फ्लावर होता है जो सबसे पहले खुलता है, सबसे बड़ा फ्लावर होता है, नॉर्मली 5 जो फ्लावर एक क्लस्टर में होते हैं। तो जो किंग फ्लावर है नॉर्मली क्या होता है कि बाकी सारे निकाल दो और किंग फ्लावर हमने रख लिया, मान लो 1 या 2 फ्लावर हमने रख लिए, लेकिन क्या होता है फ्रूट सेटिंग में जो है वो वेदर कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। मान लो अगर जब फ्लावरिंग हुई है और उस टाइम पे जो है वो टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाए, सेटिंग ही ना हो, बहुत कम सेटिंग हो, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं बागवान को नुकसान मतलब हो सकता है। तो इसलिए जो है जब सेटिंग हो जाए तो उसमें जो है शुरू में ही, जैसे पहले तो मैंने एक कहा कि जब पंखुड़ी के चाहे पेटल फॉल हो जाए और उसके बाद जो है हफ्ते और जो 15 दिन है उसके बीच में स्प्रे कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 30 दिन है वो बहुत क्रूशल है जब तक सेल डिवीजन हो रहा है। तो एक दूसरा आधार पे भी हम कर सकते हैं कि जो किंग फ्लावर है, जो मैंने कहा कि जो सबसे पहले खुलता है और बड़ा फ्लावर है, अगर उसका फ्रूट जब सेट हो गया और वो 12 mm का हो गया तो उस टाइम पे जो है वो सही समय है कि हम जो है वो केमिकल स्प्रे कर सकते हैं फ्रूट थिनिंग के लिए। तो जैसे मैम आपने रासायनिक आपने प्रयोग कहा कि मतलब हालांकि एक रसायन नहीं है, ये पीजीआरज ही हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो जैसे मैम इनको स्प्रे करते तो ये पूरे ही फ्रूट्स पे किए जाने चाहिए क्योंकि बाकी भी तो गिर सकते हैं उससे, या फिर उस पे बाकियों पे कोई प्रभाव पड़ता है उसका? जैसे अगर एनए की हम बात करें, जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सा पहले लीफ है वो सिकुड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा होगा। इसमें जनरली क्या होता है, देखो ड्रॉपिंग तो ऐसे भी होती ही है, जब फ्लावरिंग हुई उसके बाद पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो जिसमें बहुत अच्छी पॉलिनेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, जो स्ट्रॉन्ग पहले ही फ्रूट आपका बन गया है वो ड्रॉप नहीं होगा। जो वीक होगा, जब हम केमिकल थिनिंग भी करते हैं क्या होता है, जो वीक रह गया है जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, जो वीक रह गया है सबसे पहले वो थिन होगा। नॉर्मली भी ड्रॉपिंग होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सीड नहीं बनेगा, तो वो खुद ब खुद जो है ड्रॉप हो जाएगा। या आगे जैसे जून ड्रॉप भी होता है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ा सा, जब भी स्ट्रेस होगा, चाहे वो वाटर स्ट्रेस है, वेदर कंडीशन किसी भी तरह की रहती है, और ड्रॉट कंडीशन आ जाए, मान लो लगातार पानी, क्योंकि जैसे मोस्टली है वो रेनफेड ऑर्चर्ड्स हैं, बहुत कम है जहाँ इरिगेशन होती है, तो अगर इस वजह से किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर फल को मिलता है, पौधे को मिलता है, तो क्या होता है कि जिसमें पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन जो वीक रह गया है सबसे पहले वही गिरेगा, जिसमें सीड नहीं बना है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फिर भी रिटेन करेगा। तो उसी तरह से केमिकल थिनिंग में भी है कि जितना जो वीक आपका क्या कहते हैं फ्रूट होगा वो सबसे पहले थिन हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, जैसे केमिकल थिनिंग में एक चीज़ रहती है, जैसे मैंने हैंड थिनिंग से कंपैरिजन बताया कि उसमें आप प्रिसाइजली कर सकते हैं कि मुझे अगर 5 में से 2 रखनी है तो मैं 3 निकाल सकता हूँ। जब केमिकल करते हैं तो हो सकता है 5 में से 2 ही गिरे या 3 भी गिरे, वो थोड़ा सा एक इसमें चीज़ रहती है। जी, तो जैसे आपने मैम मैनुअली कहा, जो हाथों से किया जाना चाहिए, तो उसको डायरेक्टली हाथ से खींचते हैं मैम या कुछ ब्लेड्स या छोटा सा स्केचर होता है, आप उसे कट करते जाएं, नॉर्मली जो है वो स्केचर से उस तरह से उसको जो है वो काट देना चाहिए। जी मैम, और जो ये जो थिनिंग की हम बात कर रहे हैं मैम, जो विरलन है उससे जो सेब की वेजिटेटिव ग्रोथ है या फिर
जो उसमें टहनियाँ आनी है अगले साल, क्या उस पर कोई प्रभाव है, या जो फलन उसका होना है क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से? इसका फलन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि जैसे जिस साल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप है, उस साल क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो जितना भी फूड पार्टीशनिंग है वो फ्रूट की तरफ जा रही है, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम होगी। जब वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी तो जो नया एरिया एक फ्रूट प्रोडक्शन का अगर हम कहें तो वो कम होगा, तो वनस्पतिक वृद्धि है जो वो कम होगी। तो जैसे हम प्रूनिंग भी करते हैं या कोई भी चीज़ आफ्टर 3-4 ईयर्स जब वो एक फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो मेन चीज़ क्या होती है, बैलेंस करना एक वानस्पतिक वृद्धि में, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, कि एक इस तरह का बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं है कि पूरा फ्रूटिंग में ही चला जाए, पूरा फ्रूटिंग में होगा। अगर लीव्स नहीं होंगे तो वो फ्रूट का साइज़ भी कहाँ से बढ़ेगा जब तक उसको वो खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। नए साल के लिए जो वानस्पतिक वृद्धि है वो भी होनी चाहिए, लेकिन जब फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगी, एक तो ये है कि पैदावार बेशक बड़ी है, नंबर ऑफ़ फ्रूट ज़्यादा है, क्वालिटी फ्रूट बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जब साइज़ ही नहीं है, कलर भी नहीं बनेगा, मतलब एक ही जगह पे जो है वो कितने सारे फ्रूट लगे हैं, और जो है वो गुणवत्ता तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही है जब हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ भी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। और जितना कम पोर्शन वेजिटेटिव ग्रोथ का रहेगा, नए स्पर फॉर्मेशन के लिए, नया जो बड बनना है उसके लिए भी जो है वो कम जगह रहेगी, तो इसलिए जो है वो एक बैलेंस नहीं रहेगा दोनों के बीच में, वो टोटली फ्रूटिंग पे ही चला गया। और जितना उस वर्ष क्या होगा जो वानस्पतिक वृद्धि है वो कम होगी। जब नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर क्या है कि जब ऑल्टरनेट ईयर की हम बात करते हैं, क्योंकि पहले साल क्रॉप ज़्यादा थी, दूसरे साल जो है वो बहुत कम फल लगेगा, उस टाइम पे जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, उतनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो वही चीज़ कहा कि ये एक बैलेंस बनाने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बनाने के लिए जो एक ऑप्टिमम मात्रा है इसकी फ्रूट की, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है जब फ्रूट मार्केट में जो बिकता है वो एक क्वालिटी फ्रूट ही बिकता है जी। नंबर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना है, उससे जो है पैदावार नंबर में ज़्यादा है कि ठीक है आपकी ईल्ड इतनी होगी, लेकिन उसमें कितना आपका मीडियम साइज़ का फ्रूट गया, कितना लार्ज गया, वो बहुत छोटा रह जाता है। और जैसे अगर हम बात करें हायर एलिवेशन की बात करें, वहाँ पे वैसे ही जो ग्रोइंग पीरियड है वो बड़ा कम रहता है, क्योंकि जैसे ठंड रहती है और हाइट में वैसे ही प्रॉब्लम आती है। जो साइज़ की है क्रॉप, वहाँ सेटिंग हमेशा वहाँ बहुत अच्छी होगी, चिलिंग रिक्वायरमेंट प्रॉपरली हो रही है, क्योंकि वेदर कंडीशन तो इसमें जो है वो रोल प्ले करती है। अच्छी ईल्ड होने के साथ साथ जो है क्वालिटी नहीं बन पाती है, यील्ड है बट क्वालिटी नहीं है। हाइट में वैसे ही है कि साइज़ जो बहुत छोटा रह जाता है, तो थिनिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो है बागवानों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक स्टेज पे जब आपने देख लिया कि इस साल ऑल्टरनेट ईयर, सबको पता है, हर बागवान को पता है कि क्रॉप कम आती है, एक साल कम आएगी, उनको खुद पता होता है। जब अगर इस साल वो देखेंगे कि क्रॉप कम है तो वो खुद ही कह देते हैं जी पिछले साल बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस पिछले साल को अगर हमने थोड़ा सा कम कर लिया होता तो इस साल भी हमारी उतनी ही अच्छी क्रॉप होती। और सबसे बड़ी बात है कि एक क्वालिटी फ्रूट होता, क्योंकि जो अगर हम किसी भी फ्रूट की बात करें तो मेन क्या है, कलर और साइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट। पहले तो जब देखते हैं कि एक साइज़ उसका किस तरह का, बहुत छोटा सा फ्रूट होगा कोई नहीं खरीदता है। जब हम एक मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, मार्केटेबल फ्रूट की बात करते हैं, तो उसके लिए साइज़ और कलर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अगर आपका एक 6 लेयर 7 लेयर फ्रूट जा रहा है तो उसके जो है वो उसको मार्केट भी उतनी ही मिलती है, कम हो जाती है उसकी। तो हर साल क्रॉप लेने के लिए, क्योंकि एक टर्म आती है रिटर्न ब्लूम, कि अगली साल जो है वो कितना फूल आया, तो वो उसी बेसिस पे आएगा। अगर पिछले साल आपने उस क्रॉप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है, उसको कम किया है, तो नेक्स्ट ईयर भी आप उतनी ही, तो हर साल आपको एक बैलेंस बना रहेगा क्रॉप में। अदरवाइज़ क्या होगा, एक साल क्रॉप है फिर दूसरी साल कम है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, चलो अगर एक साल क्रॉप भी है पर क्वालिटी नहीं है उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो है हमें पैदावार भी लेनी है पर कहीं ना कहीं जो है वो क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। जी, तो मैम जैसे हमने थिनिंग की बात की और आपने कहा कि जैसे फ्रूट एक साल में ज़्यादा आता है, तो क्या मैम इसके लिए कोई ऐसी, मतलब इसको हम जैसे हम प्रूनिंग करते हैं मैम, जो सर्दियों के टाइम में होती है, दिसंबर जनवरी के आसपास, तो उस दौरान क्या इसके लिए कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो ऑटोमेटिकली कम आए, या फिर उसमें थिनिंग की आवश्यकता ना हो, क्या उस टाइम भी कुछ किया जा सकता है? एक्चुअली जैसे इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो प्रूनिंग है वो तो है ही है कि एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस करना, तो वो चीज़
चीज़ है ये। तो क्या होता है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं कि हमने कितना स्पर रखना है, स्पर रिमूवल भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्पर हैं उनको रिन्यू भी करना है, एक चीज़ वो भी होती है। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा स्पर फॉर्मेशन है और वो कितनी दूरी पे हैं, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही हैं और एक ही टहनी पे बहुत सारे स्पर्स हैं, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, जो ओल्ड होते जाते हैं, और जो न्यू है हम उनको रख सकते हैं। इस तरह से भी जो है वो हम बैलेंस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वो क्रॉप किस तरह की आएगी। पर क्या होता है कि आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी है, वेदर कंडीशंस बहुत रोल प्ले करते हैं, पॉलिनाइजर्स बहुत रोल प्ले करते हैं, पॉलिनेटर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग टाइम पे टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो सेटिंग नहीं होगी। और अगर एक सनी डेज उन दिनों जाते हैं और आपके बगीचे में जो है वो पॉलिनाइज़र बहुत अच्छी मात्रा में है, पॉलिनेटर्स भी हैं, आपने बीज रखी हैं, बॉक्सेस भी रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पैदावार को जो है वो बढ़ाएंगे। लेकिन प्रूनिंग के माध्यम से भी जो है वो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं कि पहले ही हमने उनकी स्पर की थिनिंग कर ली या जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको इस तरह से मैनेज किया कि जो है वो एक बैलेंस बना रहे रिप्रोडक्टिव और जो ये है वेजिटेटिव ग्रोथ के बीच में। तो जैसे मैम हम देख भी रहे हैं कि आजकल जलवायु परिवर्तन है और इसका प्रभाव है पूरी तरह से सभी तरह की क्रॉप्स पे प्रभाव है, चाहे हम सेब कहें या जो भी बाकी फल या फिर जो दूसरी सब्जियां या दूसरी क्रॉप्स भी हैं, तो उन पे एक प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि जो पॉलिनाइजर्स हैं, जो हमारे कीट पतंग है जिनकी वजह से पॉलिनेशन होती है, तो उसमें काफ़ी कम हो जाती है कई बार सेब में, या फिर फ्रूट सेट ही नहीं हुआ या फ्लावर में पॉलिनेशन ही नहीं हुई क्योंकि उस वजह से। तो उसमें मैम क्या थिनिंग का उसमें वहाँ भी महत्व रहता है कि वहाँ पे हमें छोड़ देनी चाहिए थिनिंग करनी? एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा, जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं इसमें अल्टरनेट बीयरिंग की प्रॉब्लम है ही है। मतलब ये इसमें एक साल क्रॉप अच्छी आएगी, दूसरे साल नहीं क्रॉप आएगी। लेकिन जैसे आपने वेदर की बात की, तो वेदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्पेशली मोस्टली जो टेम्परेट फ्रूट प्लांट्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, तो पॉलिनाइजर की जो मात्रा है वो भी एक अच्छी मात्रा बगीचे में होनी चाहिए। और दूसरा है कि अगर वेदर फ्लावरिंग टाइम पे अच्छा नहीं जाता है, अच्छा नहीं जाने का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, बिल्कुल जैसे सेब में है, नॉर्मली कहा जाता है जो है वो 21 से 24 डिग्री के बीच में जो है, जब फ्लावरिंग हुई है उस टाइम पे जो है 21 से 24 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर 16 डिग्री से नीचे चला जाए फिर तो जो बीज हैं आपके, जो पॉलिनेटर हैं, वो भी काम नहीं करते हैं। तो वेदर तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, पॉलिनाइजर्स भी, पॉलिनेटर, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें थिनिंग की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है अगर आपकी वेदर कंडीशंस ठीक नहीं गई, सेटिंग ही कम हुई है। मान लो पिछले साल भी आपकी क्रॉप नहीं थी, इस साल जो है वो वेदर की कंडीशंस की वजह से जो है वो सेटिंग अच्छी नहीं हुई है, तब थिनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल वेदर कंडीशन में जब हर साल क्रॉप अच्छी लग रही हो, जैसे अगर अब हम बात करें हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, रूट स्टॉक है, वो जो है उसमें जो है वो बहुत अच्छी क्रॉप देते हैं ऑलमोस्ट रेगुलरली। अगर वेदर कंडीशंस ठीक जाएं तो उसमें अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। तो उन सब में जो है वो थिनिंग करना ज़रूरी हो जाएगा। मतलब अब एक क्लस्टर में 5 फ्रूट लगे हैं तो हम 5 के 5 रखेंगे, तो वो एक जो है किंग फ्लावर का वो थोड़ा सा बड़ा, बाकी जो 4 है वो बहुत छोटे छोटे रह जाएंगे। और मतलब इस तरह का होगा कि जैसे होता है कि बोरियों में आप उनको भेज रहे हैं या क्या, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रह जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है आपका रिटर्न ब्लूम, जो नेक्स्ट ईयर ब्लूम आना है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है वो थिनिंग करना ज़रूरी है। पर अगर वेदर कंडीशंस आपकी ठीक नहीं जाए, सेटिंग कम है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली एक तरह से थिनिंग होगी, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हैवी क्रॉप है तब जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है थिनिंग करना। अगर इस साल हैवी क्रॉप है और आपने थिनिंग नहीं की तो नेक्स्ट ईयर क्रॉप नहीं होगी। अगर आप इस साल हैवी क्रॉप है फिर ज़रूरी है थिनिंग करना। फिर अगर हम थिनिंग कर देते हैं तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी हम जो है वो अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। जी, तो मैम जैसे आपका मशोबरा में केंद्र है, तो प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है, तो जाहिर तौर पे आप रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रशिक्षण भी देते होंगे। तो आपने हाल ही में क्या मैम कोई थिनिंग पे भी प्रशिक्षण दिए हैं? किसान बागवान आपसे लाभान्वित होते हैं? कितने कितने समय जैसे बहुत सारे बागवान तो आज की डेट में अगर हम कहें व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं, तो समय समय पर ये फ्रूट थिनिंग जैसे आजकल है सेटिंग हुई हुई है, और कुछ जगह पे तो थोड़ा सा मतलब पी स्टेज से आगे चला गया है, कुछ जगह पे अभी जस्ट सेटिंग हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए, अगर आज दिनों के लिए हम देखें। लेकिन जो बागवान है, क्योंकि आज के टाइम में जागरूक हैं सभी, तो उनको पता है कि मशोबरा में जो है हम अलग अलग जो वैज्ञानिक है उनसे हम इस बारे में सलाह ले सकते हैं। और साथ में क्या है, जब भी कोई भी प्रशिक्षण शिविर लगता है तो उसमें जो है जितने भी बागवानी से जो संबंधित पहलू हैं, हम चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही है, उन सब
को मतलब छूते हैं, कि हर एक पे जो है वो टॉपिक रहते हैं। जी। जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, कि जैसे थिनिंग के लिए हैं सेब में, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ होता है, तो इसके लिए तो जो है एक वर्कशॉप भी हुई थी स्पेशली। तो इस तरह से जो है वो बागवानों को जो है हम प्रशिक्षण भी देते हैं, जो जनरली कभी 1 दिन का भी होता है या 3 दिन का, इवन 7 डेज़ की भी जो है वो ट्रेनिंग हमारे स्टेशन पे रहती है। और सारे का सारा जो बागवानी से संबंधित जो भी विषय रहते हैं उनके बारे में हम उन्हें जो है वो जानकारी देते हैं। जी। तो जैसे मैम आपके आसपास में जो बागवान हैं, क्या वो आपसे लाभान्वित होते हैं, कभी पूछते रहते हैं बीच बीच में चीज़ें, मतलब कॉल से कैसे संपर्क कर सकते हैं, अगर संपर्क की बात करें? वैसे तो जो हमारे स्टेशन का नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 0177 2470-261 जो है ना, 2740-261 में जो है, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और आज की डेट में जो है हमारी वेबसाइट पे सब जितने भी साइंटिस्ट है कौन कहाँ पे स्टेशन है, तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जो है वो हमारे फ़ोन नंबर रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर बागवानों को आती है, वो उसी वक्त जो है वो संपर्क करते हैं, चाहे वो वैरायटी का चुनाव हुआ, या जैसे कि फ्लावरिंग टाइम पे कोई स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, न्यूट्रिएंट की, या इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो वो हर जो भी संबंधित वैज्ञानिक है जो उनसे जो है वो उस विषय की जो है वो जानकारी लेते रहते हैं समय समय पर। जी। तो जैसे मैम आज के कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि फ्रूट थिनिंग क्या होती है और कैसे इसका प्रभाव है फलन पे और बाकी चीज़ों पे, तो आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे किसान बागवान भाई जो देख रहे हैं और जो सेब के या फिर इसी तरह के जो बाकी क्रॉप्स जैसे स्टोन फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, तो क्या करें इस समय में, आज के समय में? एक्चुअली जैसे मैं आज का विषय ही फ्रूट थिनिंग पे का है, मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए देना चाहूँगी कि जो बहुत सारे बागवान हैं वो जानते हुए भी जो है वो फ्रूट थिनिंग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि खुद से आगे जून ड्रॉप, एक प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है कि उस टाइम पे ड्रॉप ना हो जाए। लेकिन अगर हम सही प्रैक्टिसेस, अगर जैसे जो वैज्ञानिक के साथ आप जुड़े हैं उनके माध्यम से जो भी चीज़ें आपको पता चलती हैं, अगर आप उस तरह से करते हैं और बशर्ते कि जो है वो वेदर कंडीशंस भी ठीक जाएँ, तो उसमें जो है थिनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि एक तो रेगुलर क्रॉप लेने के लिए, ईयर टू ईयर जो है वो रेगुलर क्रॉप लेने के लिए, दूसरा जो है एक क्वालिटी फ्रूट लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बागवान समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो खुद से फ्रूट को तोड़ने से पहले अर्ली स्टेज पे ही कहीं ना कहीं डरते हैं। लेकिन अगर उनको क्वालिटी फ्रूट लेना है और हर साल एक अच्छी क्रॉप लेनी है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थिनिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब उसके अलावा जब एक, क्योंकि जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स है इसमें अल्टरनेट बेयरिंग की प्रॉब्लम है ही है, सारे फलों में आती है। एक साल क्रॉप लगेगी, दूसरी साल नहीं। और दूसरी बात है कि जब हम फल उगा रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। हम क्वालिटी की बात करते हैं, उनका साइज़ है, उनकी शेप है, उनके कलर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो कुल मिला के बागवान को इस लालच पे नहीं आना है कि वो सारे फलों को रखे, थोड़ा बहुत उनको थिन करके, मतलब कहते हैं ना कि वो क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे जाएं, बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी हो। तो क्योंकि जो ज़्यादा है भी है तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है, उनको उतना जो है वो रिटर्न नहीं मिलता है उससे, तो उसमें उनका नुकसान है। इसीलिए जो है इस समय पे ये टॉपिक लिया गया है, क्योंकि ये सही समय है अभी, और फ्रूट थिनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थिनिंग करना ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर चौहान, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।